बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है बीएड का सेकंड सेमेस्टर का जो थर्ड पेपर है समकालीन भारतीय शिक्षा, उसका जो है क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो है एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें सभी जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको बता दिए थे क्वेश्चन के आंसर। इस वीडियो में हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर लिखे जाते हैं वो जो है देखने वाले हैं कि उनका आंसर जो है क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बीएड द्वितीय सेमेस्टर 2023 का ये जो है पेपर है। ठीक है, और ये जो थर्ड पेपर है समकालीन भारतीय शिक्षा। और जो है शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर हमने देख लिया था। अब जो है यहाँ से देखिए सेक्शन बी से जो है लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर शुरू होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यूनिट वाइज है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में है जो है गुणात्मक शिक्षा का क्या अर्थ है, विभिन्न स्तरों पर गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक क्या है, वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है और करके दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है शैक्षिक संस्थानों को गुणवत्तापरक बनाने के लिए मुख्य आधार क्या है, इस संदर्भ में शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। है ना, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट सेकंड से कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख मुद्दों का वर्णन कीजिए। आपकी दृष्टि में इन मुद्दों के लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 है माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का विवेचन कीजिए तथा उनके समाधान हेतु सुझाव दीजिए। फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 है केंद्रीय विद्यालय संगठन की संरचनात्मक संरचना का वर्णन कीजिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन का माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, और उसके बाद जो है 7 नंबर है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से आप क्या समझते हैं। बालिकाओं, अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्गों की शिक्षा हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयासों का वर्णन करना है। ठीक है, और जो है 8 नंबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भारत में अध्यापक शिक्षा की समस्याओं का वर्णन कीजिए एवं उनके समाधान के उपाय बताना है। ठीक है, ये सब अभी देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका आंसर अभी हम जो है जस्ट देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल तत्व क्या हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके विचार से कितनी प्रासंगिक है होगी। ठीक है, ये सभी जो है क्वेश्चन है, इनके आंसर जो है हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया था, गुणात्मक शिक्षा का क्या अर्थ है, विभिन्न स्तरों पर गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक क्या है, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं गुणात्मक शिक्षा का अर्थ और भारतीय मानक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गुणात्मक शिक्षा का अर्थ और भारतीय मानक। सभी क्वेश्चन के आंसर हमने जो है टाइप करवाए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा। गुणात्मक शिक्षा का अर्थ सबसे पहले लिखेंगे कि गुणात्मक शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करना नहीं होता, बल्कि छात्रों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करना होता है। इसमें छात्रों की सोचने समझने की क्षमता, नैतिक मूल्यों, सामाजिक संवेदनाओं और व्यवहारिक कौशलों का विकास शामिल होता है। ठीक है, ये जो है गुणात्मक शिक्षा का अर्थ हो गया। अब गुणात्मक शिक्षा के मुख्य तत्व क्या लिखेंगे, सभी देखिए पॉइंट वाइज हमने जो है लिखे हुए हैं। ठीक है, तो गुणात्मक शिक्षा के मुख्य तत्व में क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा व्यक्तिगत विकास। इसमें लिखेंगे कि छात्रों की व्यक्तिगत क्षमताओं और रुझानों का विकास करना। ठीक है, ये हो जाएगा। और जो है उसके बाद अगला जो है पॉइंट हो जाएगा समस्या समाधान कौशल। छात्रों को समस्याओं को पहचानने और उनके समाधान के लिए व्यवहारिक और सृजनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा देना। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर जो है नैतिक और सामाजिक मूल्य। ठीक है, नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का विकास करना हो जाएगा इसके अंतर्गत। फिर जो है व्यवहारिक ज्ञान। देखिए जितने भी पॉइंट वाइज लिखेंगे ना आपको उतने अच्छे जो है नंबर मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो शिक्षा का व्यवहारिक अनुप्रयोग सिखाना ताकि छात्र अपने ज्ञान का वास्तविक जीवन में उपयोग कर सकें। ठीक है, फिर जो विभिन्न स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के भारतीय मानक लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कई मानक और उपाय अपनाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे एनईपी हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यह नीति शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विभिन्न सुधारों और नीतियों का सुझाव देती है। ठीक है, फिर जो सर्व शिक्षा अभियान हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए यह कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएस से माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए यह योजना लागू की गई है। फिर जो है उसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा कि शिक्षक प्रशिक्षण और विकास।
शिक्षकों के निरंतर प्रशिक्षण और विकास पर जोर दिया जाता है ताकि वे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर सकें। ठीक है, उसके बाद जो है 5वां पॉइंट लिखेंगे इसमें कि नैतिक और जीवन कौशल शिक्षा। ठीक है, पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा और जीवन कौशल को शामिल किया जाता है ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, ये सब लिखने के बाद जो है लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे, और निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि गुणात्मक शिक्षा एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है जो छात्रों को केवल शैक्षणिक ज्ञान ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक कौशल और मूल्य प्रदान करती है। भारतीय शिक्षा प्रणाली विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। ये जो है निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे जो है क्या पूछा गया था कि शैक्षणिक संस्थानों को गुणवत्तापरक बनाने के मुख्य आधार क्या हैं? इस संदर्भ में शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले लिखेंगे कि शैक्षिक संस्थाओं को गुणवत्तापरक बनाने के लिए मुख्य आधार और इस संदर्भ में शिक्षकों की भूमिका। ठीक है, तो मुख्य आधार पहले लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे समर्पित शैक्षिक प्रणाली। गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए एक मजबूत और समर्पित शैक्षिक प्रणाली की आवश्यकता होती है जो छात्रों की आवश्यकताओं और समाज की मांगों को ध्यान में रखे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि अच्छे अधिगम साधन। शैक्षिक संस्थाओं में उच्च गुणवत्ता के अधिगम साधन जैसे पुस्तकालय, लैब्स और टेक्नोलॉजी की उपलब्धता आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि शिक्षकों की गुणवत्ता और उनके शिक्षण विधियों का स्तर शैक्षिक गुणवत्ता का महत्वपूर्ण पहलू है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। अद्यतन और व्यावहारिक पाठ्यक्रम छात्रों को वर्तमान उद्योग और समाज की आवश्यकताओं के लिए तैयार करता है। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि प्रेरक वातावरण। एक सकारात्मक और प्रेरक शैक्षिक वातावरण जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे, उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा दे। ठीक है, अब जो है इसमें शिक्षकों की भूमिका क्या होती है ये बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण। शिक्षक अपने ज्ञान और कौशल से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। वे विभिन्न शिक्षण विधियों को प्रयोग कर छात्रों की समझ को बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि मॉडर्न टूल का उपयोग। ठीक है, आधुनिक तकनीकी साधनों का उपयोग कर शिक्षक छात्रों के लिए अधिगम को रोचक और प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि व्यक्तिगत ध्यान। शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं को समझकर उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर जो है मोटिवेशन लिखेंगे। शिक्षक छात्रों को प्रेरित करते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, ये सभी आंसर जो है आप लोग अपनी कॉपी में जो है लिख लेंगे। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास हो जाएगा अगला पॉइंट। इसमें क्या लिखेंगे कि शिक्षक छात्रों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करते हैं जिससे वे समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। ठीक है, फिर जो है नीचे निष्कर्ष लिखेंगे कि इस प्रकार शैक्षिक संस्थाओं में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके प्रयास और समर्पण से ही छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यूनिट सेकंड में भी 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आपको करना होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आपकी दृष्टि में इन मुद्दों के लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है नीचे देखिए उत्तर है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है अपर्याप्त संसाधन। बहुत सारे स्कूलों में शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी है। इसमें उचित क्लासरूम, शिक्षण सामग्री और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी शामिल है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि शिक्षकों की कमी। पूर्व प्राथमिक स्तर पर योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी एक बड़ा मुद्दा है। इससे बच्चों में को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है। ठीक है, फिर जो है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि पाठ्यक्रम की गुणवत्ता। कई बार पाठ्यक्रम बच्चों की उम्र और उनकी समझ के अनुसार नहीं होता, जिससे बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं ले पाते हैं।
ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि वित्तीय समस्याएं। कई बार सरकार और निजी संस्थान पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं प्रदान करते, जिससे स्कूलों को सही तरीके से संचालित करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि सामाजिक और आर्थिक कारक। गरीब और पिछड़े इलाकों में बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे वहाँ के बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती। ठीक है, फिर जो है जिम्मेदारी लिखेंगे कि सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, या मतलब किनकी किनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए एक अच्छे शिक्षा के लिए। तो सबसे पहले जिम्मेदारी है सरकार की। सरकार को प्राथमिक शिक्षा में निवेश बढ़ाने और शिक्षकों की भर्ती में सुधार करना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा के लिए उचित नीति और नियमों को लागू करना चाहिए। ठीक है, लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखेंगे कि शिक्षण संस्थान की क्या जो है जिम्मेदारी है। तो शिक्षण संस्थानों को बेहतर संसाधन प्रदान करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है लिखेंगे, ये तो वही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि समाज और माता पिता की क्या जिम्मेदारी है। तो समाज और माता पिता को भी बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने चाहिए। ठीक है, और गैर सहकारी सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ की क्या जिम्मेदारी है। तो एनजीओ भी शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे सरकारी और निजी संस्थानों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और ज़रूरतमंद बच्चों तक शिक्षा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो निष्कर्ष लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि इन सभी कारकों को सामूहिक प्रयास से ही पूर्व शिक्षा प्राथमिक शिक्षा में सुधार संभव है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का विवेचन कीजिए तथा उनके समाधान हेतु सुझाव दीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले जो है हेडिंग लिखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं, और फिर जो है उसके बाद उनके सुधार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो समस्याएं क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है अपर्याप्त संसाधन। माध्यमिक शिक्षा में कई विद्यालयों में पर्याप्त संसाधनों की कमी है। शिक्षा सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और खेल के मैदान जैसे बुनियादी ढांचे की कमी प्रमुख समस्या है। ठीक है, उसके बाद जो है शिक्षकों की कमी। तो कई विद्यालयों में योग्य शिक्षक की कमी, इससे शिक्षण की गुणवत्ता पर असर पड़ता है और छात्रों का शैक्षिक विकास बाधित होता है। ठीक है, उसके बाद जो है अल्प वेतन। शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन की अपर्याप्तता भी एक बड़ी समस्या है। इससे शिक्षकों की प्रेरणा में कमी आती है और वे अन्य उच्च वेतन वाली नौकरियों की ओर आकर्षित होते हैं। फिर जो है असमानता। ठीक है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण सुविधाएं और शिक्षकों की उपलब्धता कम होती है, जिससे छात्रों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पाठ्यक्रम का दबाव। तो माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम का दबाव अत्यधिक होता है। छात्रों को बड़ी मात्रा में पाठ्यक्रम सामग्री को समय में समझने और याद करने के लिए मजबूर किया जाता है। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि प्रवेश की उच्च प्रतिस्पर्धा, यानी कि उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए छात्रों पर भारी दबाव होता है, जिससे उनकी मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अब इसके समाधान हेतु सुझाव क्या हैं, तो ये जान लेते हैं। तो संसाधनों में वृद्धि। सरकार को विद्यालयों में पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। शिक्षा सामग्री, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं की स्थापना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फिर जो है अगला पॉइंट लिखेंगे कि शिक्षकों की भर्ती। योग्य शिक्षकों की भर्ती और उन्हें उचित प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर जो है वेतन वृद्धि। शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वे प्रेरित होकर बेहतर शिक्षण कर सके। इससे शिक्षण क्षेत्र में प्रतिभाशाली लोगों का आकर्षण भी बढ़ेगा। समानता की दिशा में प्रयास। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में समानता लाने के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए। ग्रामीण विद्यालयों में बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की उपलब्धता में सुधार किया जाना चाहिए।
ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि समानता की दिशा में प्रयास। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है बट आपको जो है सारे क्वेश्चन के आंसर जो है मिल जाएंगे। ठीक है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में समानता लाने के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए। ग्रामीण विद्यालयों में बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की उपलब्धता में सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर जो है आपका पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को इस प्रकार पुनर्निर्मित किया जाना चाहिए कि छात्रों पर दबाव कम हो और वे विषयों को समझकर सीख सके। पाठ्यक्रम में व्यवहारिक और रचनात्मक शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान, है ना। तो छात्रों की मानसिक सेहत के लिए परामर्श सेवाएं और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। उन्हें उन्हें परीक्षा और करियर के दबाव को सहन करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाना चाहिए। ठीक है, इन सुझावों के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की लाया जा सकता है। ठीक है, फिर जो है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए क्या है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की संरचनात्मक संरचना का वर्णन कीजिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन का माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, ये आपको जो है इसमें बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की संरचनात्मक संरचना। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस की स्थापना 15 दिसंबर 1963 को हुई थी। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना है। केवीएस की संरचना में मुख्यालय नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय और विद्यालय शामिल हैं। मुख्यालय में विभिन्न विभाग होते हैं जो विभिन्न शैक्षिक और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं। ठीक है, फिर जो है उसके बाद लिखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। तो सबसे पहला जो है गुणवत्ता शिक्षा। केवीएस उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करता है और इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि एकरूप पाठ्यक्रम। सभी केंद्रीय विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री होती है जिससे छात्रों को स्थानांतरण में कोई कठिनाई नहीं होती। फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि प्रवेश नीति। केवीएस की प्रवेश नीति पारदर्शी और सुलभ है जिसमें जिसमें सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि समग्र विकास। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए केवीएस खेल, कला, संगीत और अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर जोर देता है। फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि विशेष कार्यक्रम। केवीएस समय समय पर विशेष शैक्षिक कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करता है जिससे छात्रों की शैक्षिक और व्यावसायिक दक्षता बढ़ती है। ठीक है, फिर जो है विशेष कार्यक्रम हो जाएगा। विशेष कार्यक्रम में केवीएस समय समय पर विशेष शैक्षिक कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करता है जिससे छात्रों की शैक्षिक और व्यावसायिक दक्षता बढ़ती है। केवीएस के ये प्रयास माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे छात्रों को न केवल शैक्षिक बल्कि व्यावसायिक क्षेत्र में भी सफल होने में मदद मिलती है। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन नंबर 7 है में क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से आप क्या समझते हैं। बालिकाओं, अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों की शिक्षा हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयासों का वर्णन करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसे राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट के नाम से भी जाना जाता है भारत सरकार द्वारा पारित एक कानून है जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से प्रावधान शामिल है हम लोग देख लेते हैं। तो मुक्त शिक्षा, सभी बच्चों को सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में मुक्त शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है, प्राप्त करने का अधिकार है। प्रवेश की गारंटी, किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता भले ही वह किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से आता हो। फिर जो है बुनियादी सुविधाएं, स्कूलों में उचित शिक्षक छात्र अनुपात, शौचालय, पीने का पानी, पुस्तकालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना। फिर जो है शिक्षकों की गुणवत्ता। ठीक है, प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना।
ठीक। उसके बाद जो है देखेंगे कि बालिकाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के लिए शिक्षा हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयास कौन-कौन से हैं, ये देखते हैं। बालिकाओं के लिए विशेष योजनाएँ। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएँ शुरू की हैं, जिससे बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, उसके बाद और क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के लिए विशेष स्कॉलरशिप। इन वर्गों के बच्चों के लिए कई स्कॉलरशिप योजनाएं, छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे उनकी शिक्षा की लागत को कम किया जा सके। ठीक है। फिर जो है आवासीय विद्यालय। इन वर्गों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई, जिससे वे बिना किसी बाधा के शिक्षा प्राप्त कर सके। फिर जो है मिड डे मील योजना। इस योजना के तहत बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे स्कूल में उनकी उपस्थिति बढ़ाई जा सके। ठीक है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। इसमें क्या पूछा गया है कि भारत में अध्यापक शिक्षा की समस्याओं का वर्णन कीजिए और उनके समाधान हेतु उपाय बताइए। ठीक है। तो भारत में अध्यापक शिक्षा के सामने निम्नलिखित समस्याएं हैं। क्या समस्या है, तो सबसे पहले है गुणवत्ता की कमी। शिक्षकों की गुणवत्ता में कमी और अपर्याप्त प्रशिक्षण। फिर जो है प्रशिक्षित संस्थानों की स्थिति। कई प्रशिक्षण संस्थानों में आवश्यक सुविधाओं और संसाधनों का अभाव भी होता है। ठीक है। जो है फिर जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की कमी। शिक्षकों शिक्षकों को पर्याप्त प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिलती, ये भी एक समस्या है। और उसके बाद जो है कुशल शिक्षकों की कमी, तो पर्याप्त और योग्य शिक्षकों की संख्या कम है, ये भी एक समस्या है। ठीक है। फिर जो है आपका कृष्णाचारी विसंगतियाँ। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्कूलों में अनुपालन में असंगतियाँ, ये भी एक जो है समस्या है। अब जो है समाधान के उपाय देख लेते हैं। ठीक है। तो समाधान के उपाय, गुणवत्ता सुधार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षकों के लिए नियमित कार्यशालाओं का आयोजन। ठीक है। उसके बाद जो है संस्थानों का आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण संस्थानों में आवश्यक सुविधाओं और संस्थानों की व्यवस्था। फिर जो है व्यावहारिक प्रशिक्षण, शिक्षकों को अधिक व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना। फिर जो है योग्य शिक्षकों की कमी, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाना। ठीक है। उसके बाद जो है नियंत्रण और निरीक्षण। फिर जो है प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्कूलों में नियमित निरीक्षण और अनुपालन सुनिश्चित करना। ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, लिख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर जो है टाइप नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल तत्व क्या हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके विचार से कितनी प्रासंगिक होगी? ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य तत्व बातें हैं। समग्र शिक्षा, शिक्षा के सभी स्तरों पर समग्र और समावेशी शिक्षा पर बल। उसके बाद जो है प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा पर विशेष जोर। ठीक है। फिर जो है कौशल विकास, विद्यालयों में 21वीं सदी के कौशल और क्षमता का विकास। ठीक है। फिर उसके बाद जो है शैक्षिक शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार और उनके लिए नियमित प्रशिक्षण। फिर जो है डिजिटल शिक्षा, डिजिटल उपकरणों और तकनीकी के माध्यम से शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाना। ठीक है। उसके बाद जो है शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है। ये जो है हो जाएगा। उसके बाद जो है शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय, ये तो शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण तो हो ही गया। ठीक है। फिर जो है निष्कर्ष लिखेंगे कि नीति की प्रासंगिकता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि यह न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में कार्य करती है, बल्कि विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करने में भी मदद करती है। यह नीति शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला और समावेशी बनाती है, जिससे सभी वर्गों के बच्चों को समान अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 गया, क्योंकि जो है क्वेश्चन के आंसर भी तो लॉन्ग है। ठीक है। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चन पेपर के आंसर आपको हम जो है प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी इस आंसर को जो है शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और इसमें देखिए मेन जो हेडिंग है ना, वो हेडिंग आप लोग जो है पॉइंट आप लोग याद रखिएगा।
उसके बाद जो है बीच बीच में अपने मन से भी थोड़ा बहुत लिख देंगे तो वो भी जो है ठीक रहता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।